दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आखिरी 3 महीने बाकी हैं। अब अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या फिर एक रिटायर्ड पर्सन हो, तो यही बेस्ट टाइम है आपको अपने इन्वेस्टमेंट और टैक्स डिडक्शंस को प्लान करने का। इसी प्लानिंग की मदद से आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बनेगा, आप उसको मैक्सिमम सेव कर पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के बारे में। अभी जो रिसेंट में बजट आया था उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे टैक्स स्लैब के अंदर, और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे वो भी बात करेंगे। और बात करेंगे क्या क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है टैक्स सेविंग पर्पस से, ताकि आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर पाएँ और अपने टैक्स की लाइबिलिटी को मिनिमम कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब की और टैक्स कैलकुलेशन की। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम का। आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ पर कम इनकम पे आपको ज़्यादा टैक्स रेट देखने को मिल जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर क्या है, आपको कम इनकम पे थोड़ा कम ही टैक्स रेट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होगी फिर दोनों में सेम परसेंट आ जाएगा टैक्स का। लेकिन ओल्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, यहाँ पे आपको काफ़ी तरह की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो उसकी भी बात अपन करेंगे, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्या क्या आपको मिलती है। बेसिक रेट की बात करें, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकम अगर आपकी 0 से 2.5 लाख रुपए तक रहती है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, जीरो टैक्स बनता है आपके ऊपर। अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे तो आपका जीरो बनेगा, अगले 2.5 लाख पे आपका 5% का टैक्स बनेगा। लेट्स से आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 5% टैक्स देना होगा अगले 2.5 लाख पे। स्टार्टिंग के 2.5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा 12,500 रुपये। लेकिन यहाँ पर आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 5 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है। इसके ऊपर जैसे इनकम करेंगे उस पर आपका टैक्स बनेगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20% का टैक्स है, यानी कि आपकी इनकम, लेट्स से आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपका टैक्स हो गया जीरो, यहाँ पर आपका टैक्स हो गया 12,500। अब अगली इनकम क्या है, 5 लाख पे 20%, तो 5 लाख पे 20% कितना होता है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख आपका ये हो गया। टोटल आपका कितना इनकम टैक्स हो गया, 1,12,500 रुपये, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजिम की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख से जैसे इनकम ऊपर होएगी, उस एडिशनल इनकम पे आपको ओनली 30% टैक्स देना पड़ेगा, बाकी स्लैब के हिसाब से आपका काम होता है। उसके अलावा बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंट में जो बजट आया था उसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स आपका रहने वाला है। 3 लाख से 7 लाख तक, यानी आपकी इनकम लेट्स से 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख पे आपका स्टार्टिंग के 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, अगले 4 लाख पे 5% जो कि हो जाता है 20,000 रुपये, तो आपका टैक्स कितना हो गया, 20,000। लेकिन यहाँ पर भी आपको रिबेट मिल जाती है 87A की, जिसके तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम आपका जो है उस पर जीरो टैक्स हो जाएगा। 7 लाख से ऊपर जाएगी तो उस पर टैक्स बनना चालू हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर अपन अब 10 लाख का एग्जाम्पल लें, तो 10 लाख यहाँ तक आता है, इस कैटेगरी तक आएगा, इसको भी कवर करना पड़ेगा, इसको भी, तो तीनों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपका जीरो हो गया, यहाँ पर 20,000 हो गया। 3 लाख से 7 लाख तक कितना पैसा है, 4 लाख। 4 लाख पे 5% 20,000 होता है। इसका कैलकुलेटर भी आपको दिखाऊंगा, एकदम ईजी कैलकुलेटर है, आपको वो भी मिल जाएगा। 7 लाख से 10 लाख, 3 लाख हुआ, इस 3 लाख पे 10% जो कि हो जाता है 30,000 रुपये। तो 10 लाख की इनकम पे आपका कितना टैक्स हो गया, 50,000 रुपये। अब देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में 10 लाख पे कितना आ रहा था, 1,12,500, लेकिन यहाँ पर आपका कम टैक्स आ रहा है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ओल्ड में आपको काफ़ी सारी डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो आप उसको कम करेंगे तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट आपको जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है। ये बात हो गई टैक्स स्लैब की। और इसके अलावा आपका जो टैक्स बन के आता है उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। वो आपकी कितना भी टैक्स बने उस पर 4% आप ऐड कर लीजिए। ITR फाइल करते टाइम आपको वो मैनुअल नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि लेट्स से आपका अभी अपन ने 10 लाख देखा ना, ये 50,000 बना, तो इस पर 4% और जोड़ दीजिए, यानी कि कितना होगा 4% इसका, 2,000 हो जाएगा। तो 2,000 और जोड़ दीजिए, आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख की इनकम पे 52,000 बनेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को अलग से मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 मिलेगी 2024
25 से। जैसा कि आप इस कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, अपन ने 5 लाख इनकम डाली तो आपका दोनों टैक्स रिजिम में 0 टैक्स आ रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पर 7 लाख रुपए इनकम डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टैक्स अमाउंट है ओल्ड टैक्स रिजिम में 44,200 बन जाता है। 10 लाख रुपए की आप इनकम डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टैक्स कितना बनेगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं 50,000 रुपये का टैक्स था, 2,000 का यहाँ पे आपका ऐड हो गया, 52,000 होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सरचार्ज है 4,500 ऐड करने के बाद में, वरना अपन ने 1,12,500 की कैलकुलेशन देखी थी। ये तो बात हो गई स्लैब रेट की और टैक्स कैलकुलेशन की। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, बिजनेस का प्रॉफिट है, कोई अदर सोर्सेज की इनकम है तो उस पर स्लैब रेट वाली ही इनकम लगती है। लेकिन अगर आप कैपिटल एसेट को बेच के आपको कैपिटल गेन होता है तो उसका टैक्सेशन रूल थोड़ा अलग है। वहाँ पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स नहीं लगता है, वहाँ पे आपको फ्लैट टैक्स लगता है। इक्विटी के शॉर्ट टर्म गेन पे पहले 15% टैक्स लगता था। अभी रिसेंट में जो बजट आया था उस बजट की डेट के बाद से आपको जितना भी गेन होगा उस पर आपको 20% का टैक्स लगने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं 23 जुलाई को बजट आया था, तो 23 जुलाई 2024 यानी कि अभी अपन जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का डेट कवर होता है। तो इसी के बीच में वो डेट आती है बजट वाली, तो उससे पहले का जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर तो आपको 15% का टैक्स लगने वाला है। उसके बाद का जो डेट है ये आप देख सकते हैं ना, ये बजट की डेट है 23 जुलाई। इसके बाद का जितना भी आप कैपिटल गेन रियलाइज करेंगे उस पर आपको 20% का टैक्स लगने वाला है। तो ये आपको ध्यान से देख के इस बार ITR फाइलिंग करनी है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, इक्विटी की, शॉर्ट टर्म क्या होता है, 12 महीने से कम आपने होल्ड करा तो उसको आपको शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है। 12 महीने से ज़्यादा आपने होल्डिंग पीरियड रखा तो उसको आपको लॉन्ग टर्म कंसिडर करना है। इंडियन इक्विटी की बात करें, जो लिस्टेड शेयर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं केवल और केवल। उसके अलावा बात करें लिस्टेड इक्विटी शेयर के अलावा कोई भी अदर एसेट है जो कैपिटल एसेट है, उसके होल्डिंग पीरियड को देखा जाएगा 24 महीने का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करने के लिए। इंडियन लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए 12 महीने का टाइम पीरियड रहने वाला है। 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए आप होल्ड रखेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। यहाँ पर पहले क्या टैक्स था, 10% का टैक्स लगता था, लेकिन बजट के डेट के बाद से 12.5% का टैक्स हो गया है। और यहाँ पर क्या होता था, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे आपको मिलती है ना 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1.25 लाख रुपए तक की। पहले ये 1 लाख हुआ करती थी, अब इसको बजट के अंदर 1.25 लाख कर दिया गया है। यानी कि लेट्स से एग्जाम्पल की मदद से बात करें, आपने 2018 में कोई शेयर परचेज किया था, 2018 का शेयर आपने बेचा है 2025 की 1 जनवरी को आपने बेच दिया, 2025 में आपने बेचा है। अब ये लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म आपने कितने में खरीदा, पूरा आपका लेट्स से मानते हैं आपने 3 लाख का शेयर खरीदे थे, 3 लाख के शेयर आपने 5 लाख रुपए में बेच दिए, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का गेन हो गया ना। अब इस 2 लाख रुपए में से आपको 1.25 लाख पर तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। बाकी जो आपके 75,000 हैं उस पर आपको 12.5% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपका ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा। ये नए चेंजेस से पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का प्रोसेस था ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें बहुत तरह की आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। जो इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ती है तो आपको गवर्नमेंट बोलती थी एडजस्ट कर लो उसकी परचेज प्राइस, तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब खत्म कर दिया गया है। अब आपको केवल और केवल क्या है, सीधा फ्लैट 12.5% से टैक्स कैलकुलेट करके दे देना है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स को ऑप्टिमाइज कैसे करें, आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, आप लंबे समय के लिए काफ़ी लोग क्या है होल्ड करते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपको बताया 1.25 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो लेट्स से आप क्या कर रहे हैं, हर साल कोई शेयर परचेस करते जा रहे हैं, आपका गोल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उसको परचेस करते जा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें भी काफ़ी अमाउंट का प्रॉफिट दिख रहा है। लेट्स से आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है अभी 70 लाख रुपए। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 70 लाख रुपए, अब आपको पैसा चाहिए, आप पूरा 70 लाख एक साथ बेच देंगे किसी साल में। 70 लाख का आपने पूरा माल बेचा, आपको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब उस 30 लाख रुपए पे आपको क्या है कि 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे ना 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप देखेंगे लगभग 3.78 लाख रुपए के आसपास भी आ सकता है। तो कितना हो गया,
लगभग 3.5 लाख से भी आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक एडवांटेज पॉइंट ले सकते हैं। ये आपको जो लिमिट मिल रही है ना, 2.25 लाख रुपए हर साल एग्जेम्प्ट की, तो इसको आप यूटिलाइज़ करें। कैसे यूटिलाइज़ करना है? आपके पास पोर्टफोलियो है, 31 मार्च से पहले पहले आपको जो भी करना होता है आप करें। आपका पोर्टफोलियो है, लेट्स से अभी 10 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 लाख का माल आपने बेचा और सेम डे पे आपने वापस खरीद लिया, यानी कि आपका जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो आपने रियलाइज़ कर लिया। प्रॉफिट को जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगता इंडिया में। जब रियलाइज़ करेंगे तो उस टाइम पे टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के उस हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन आप हर साल 2-2 लाख रुपए जो भी बढ़ रहा है, 2 लाख 2.25 लाख रुपए आप रियलाइज़ करते जाइए। अभी आप 2 लाख करेंगे तो आपको 2.25 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा। बाकी के 75,000 नहीं भी करने आपको रियलाइज़, तो आप लगभग 2.25 लाख का ही करें। ऐसे ऐसे शेयर को आप देख लीजिए जहाँ पे आपको 2.25 लाख का हो रहा है उतना आप रियलाइज़ करिए। जरूरी नहीं पूरा 2.25 लाख 1/22 तक हो जाए, 1,20,000 हो जाए, इतना तो आप कम से कम उसको हर साल यूटिलाइज़ करिए अगर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो। और शॉर्ट टर्म में आपको अगर 15% पहले लगता था, अब 20% का टैक्स लग रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करें ही ना जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में उसको बेचना पड़ जा रहा है। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, 20% टैक्स देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपका चॉइस है। लेकिन शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से क्यों करना? अगर आप कोई शेयर खरीद के आपने 364 दिन बाद भी बेच दिया ना, तो भी आपको क्या है कि उसमें शॉर्ट टर्म का 20% टैक्स लग जाएगा। लेकिन आप उसको एक दिन और एक्स्ट्रा होल्ड करके रख लेते। तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान दीजिए और ये जो 1.25 लाख रुपए की लिमिट है इसको हर साल यूटिलाइज़ करिए। इंडियन स्टॉक्स में तो आप में से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उसके तो टैक्स रूल की बात हो गई। इंडिया के अलावा अगर आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ग्लोबल ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे क्या टैक्स लगता है, क्या टैक्स के रूल हैं, आइए अब उसकी बात करते हैं। टैक्स ऑन गेन्स फ्रॉम यूएस स्टॉक। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, क्या इंडिया में भी टैक्स दें और यूएस में भी टैक्स दें, एक ही शेयर पे डबल बार टैक्स देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। इंडियन रेजिडेंट जितने भी हैं जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं तो उनको डबल टैक्स नहीं देना होता है। इंडिया और यूएस इन दोनों कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है जिसको कि टैक्सेशन की भाषा में ट्रीटी कंट्रीज बोलते हैं। इन्होंने डीटीएए एग्रीमेंट होता है, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये साइन कर रखा है। यानी कि आपको जो भी पैसा कमाएंगे उस पर डबल टैक्स नहीं देना होगा। आप जिस कंट्री में कमा रहे हैं आपको उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से टैक्स देना होगा। यानी कि यूएस के टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना, इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से आपको टैक्स देना है। अगर यूएस ने आपके पैसे पे टैक्स काट भी लिया तो आप उसका क्लेम जो उसकी क्रेडिट है वो इंडिया में ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यूएस स्टॉक से आपको किस किस तरह का प्रॉफिट हो सकता है। या तो आपको बेचने से, आपने जो कम पैसे पे खरीद के ज़्यादा पैसे पे बेचा वो प्रॉफिट हो सकता है एक, या फिर आपको डिविडेंड इनकम हो सकती है। दो टाइप की इनकम हो सकती है आपको यूएस स्टॉक से। अब देखिए यूएस स्टॉक जो है अभी आपको बताया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो इंडियन का जो फॉर्मूला है, इंडियन लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए तो 12 महीने है, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी है उन सब के लिए 24 महीने को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 24 महीने अगर आपका होल्डिंग पीरियड है उससे कम है तो आपका इसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 24 महीने से ज़्यादा है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। लॉन्ग टर्म का क्या रूल है, 12.5% का टैक्स रहने वाला है इंडिया के अंदर। शॉर्ट टर्म का क्या रूल है, स्लैब रेट का रूल है, यानी कि स्लैब रेट पे आपका जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा। ये पुराना रूल पहले क्या था, अब बजट के बाद में आपको ये 12.5% है, और शॉर्ट टर्म पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से देना है जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था। और यूएस स्टॉक को अगर आप खरीद के बेचते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का यूएस में आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको अपने साइड से कैलकुलेशन करके इंडिया में टैक्स पे करना है। दूसरे टाइप की इनकम होती है डिविडेंड इनकम। इस इनकम पे क्या है कि विथ होल्डिंग टैक्स लगता है, जैसे कि अपने यहाँ पे टीडीएस होता है ना, उसी प्रकार का एक सिमिलर यूएस में टैक्स है विथ होल्डिंग टैक्स। यानी कि आपका 25% टैक्स काट लिया जाएगा, ऑलरेडी आपको पेमेंट ही 75% का किया जाएगा। लेट्स से आपका कोई डिविडेंड था, आपके पास $1,000 का था, उस कंपनी ने अनाउंस कर दिया डिविडेंड जो आपको $50 डिविडेंड मिल गया। अब इस $50 में से 25% काट के ही पेमेंट आपको दिया जाएगा, विथ होल्डिंग टैक्स के नाम से यूएस में ही काट लिया जाएगा। लेकिन आप जब इंडिया में आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम पे आप इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। उसके अलावा आपका जो इंडिया में टैक्स बनेगा डिविडेंड पे जो होता है वो स्लैब रेट का होता है। जो आपका शॉर्ट टर्म पे था सेम आपका इंडिया का जो डिविडेंड होता है उस पर भी आपका स्लैब रेट ही लगता है। तो यहाँ पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से देना है। अगर आप 30% स्लैब में आ रहे हैं तो 30% भी जाएगा, अगर आप 5% स्लैब में आ रहे हैं तो आपका 5% ही टैक्स जाएगा। इसको आपको क्रेडिट को क्लेम कर लेना है। अब देखिए डिविडेंड इनकम जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स ऑफ इनकम है।
आप ये डिविडेंड इनकम को अपने डिविडेंड कैलेंडर की मदद से ट्रैक भी कर सकते हो। मैंने जो आपको डिविडेंड कैलेंडर दिखाया है वो आईएनडी मनी ऐप का एक पॉपुलर फीचर है। इसमें आप ट्रैक कर सकते हो आपको कितना डिविडेंड मिला, टोटल टैक्स कितना बनेगा आपके डिविडेंड के ऊपर, मंथली व्यू का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपको किस मंथ में कितना डिविडेंड आया आप ये देख सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर है। कौन से स्टॉक ने आपको कितना डिविडेंड दिया ये भी आप चेक कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको स्टॉक वाइज डिविडेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई टैक्स ऑन यूएस स्टॉक्स की, आपने कब खरीदा, कब बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स लगेगा, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन आईटीआर फाइलिंग में कैसे दिखाया जाएगा उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यू कैन फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूएस स्टॉक्स टैक्स फाइलिंग फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स फ्रॉम आईएनडी मनी ऐप। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओल्ड टैक्स रिजिम में बहुत सारी डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलती है, न्यू में भी एक आध मिलती है, आइए जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिडक्शंस अंदर 80C, इसके अंदर आप एलआईसी प्रीमियम, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन, एनएससी, टैक्स सेवर एफडी, 5 साल की एफडी होती है, म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस, होम लोन का रीपेमेंट, ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। 1.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलती है 80C के तहत। यानी कि अगर आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए है ना, तो आप इसमें से 1.5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो माइनस करके आपका सीधा सीधा कितना होता है, यहाँ पर आपका जो टैक्स रेट था ना वो भी 20% था, तो 1.5 लाख पे 20% आप देखेंगे ना 30,000 का टैक्स बचता है ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने पे। वहीं आप ये नहीं ऑप्ट करते, न्यू में जाते हैं तो सीधा सीधा आपका 7 लाख तक तो वैसे ही कोई भी टैक्स नहीं बनता है। एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन 80CCD 1B के तहत, यानी कि आप खुद से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एडिशनल 50,000 एनपीएस के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो आपका ये 2 लाख रुपए हो जाता है। और एक और सेक्शन होता है 80CCD 2 गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ के लिए, काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ के लिए तो ये कंपलसरी है, बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आजकल देने लग गए हैं 80CCD 2 एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन। अगर आपकी कंपनी देती है तो उनसे बात करके न्यू टैक्स रिजिम में भी इसका बेनिफिट मिलता है, जितना पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है उतने की आप डिडक्शन ले सकते हैं फ्रॉम योर सैलरी। 80D की बात करें, 80D के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पेमेंट करते हैं ना वो आप बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर देखने को मिल जाएगा। 25,000 की इसकी लिमिट होती है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 हो जाती है। आपके पेरेंट्स के लिए भी आप ले सकते हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50-50 टोटल 1 लाख रुपए तक की इसमें डिडक्शन ली जा सकती है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अगर आपने खुद के लिए या फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80E के तहत। 80EEB, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। उस पर आपने लोन ले रखा है, उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट रीपेमेंट करेंगे ना उसका आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट देखने को मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई डोनेट करते हैं मनी तो उसमें आपको 80G के तहत मिल जाता है। 80TTA और 80TTB ये आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। आपका जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है ना 10,000 रुपये तक का, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। 10,000 रुपये तक अगर आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 80TTA के तहत डिडक्शन मिल जाती है। 80TTB मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनका ये सेक्शन है, उनकी लिमिट 50,000 की हो जाती है और उनका केवल सेविंग ही नहीं, उनका एफडी या फिर कोई भी डिपॉजिट है उसको भी कंसिडर किया जाता है। बाकी भी आप देख सकते हैं एचआरए, एलटीए, आपने खुद के लिए कोई घर ले रखा है उस पर आपने कोई होम लोन लिया है उसका भी इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 24B के तहत, यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यू में भी आपको डिडक्शन मिल रही है। कौन सी मिलती है, कोई आपने होम लोन ले रखा है, वो जो प्रॉपर्टी है वो आपने किराए पर दी होनी चाहिए, किराए पर आपने दे रखी है, उस कंडीशन में आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं होम लोन का, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। प्रोफेशनल टैक्स आपका आपको पता होगा काफ़ी सारे स्टेट्स में कटता है 200 रुपये पर मंथ, कई स्टेट्स में, महाराष्ट्र की बात करें तो 2500 रुपये के आसपास लगता है साल भर का। ग्रेचुटी की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है दोनों टैक्स रिजिम के अंदर। ये थी काफ़ी तरह की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आपको मिल जाती है। ये तो बात हो गई एग्जिस्टिंग टैक्स रूल की। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करके डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ने खुद ने ही हिंट दिया था, वो उस पर काम कर रहे हैं। अभी जो बजट आया था जुलाई 2024 के अंदर, उस बजट के अंदर ही गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था, वो वर्क कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा केवल, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, केवल सिंप्लीफाइड वर्जन होगा और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने खुद ने बजट के अंदर कहा था आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो जुलाई से 6 महीने आप काउंट करते हैं तो फरवरी का ही टाइम बैठता है, जो कि 1 फरवरी को बजट आना है, तो ज़्यादा जानकारी उसके अंदर अपन को पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट गाइड इनकम टैक्स कैलकुलेशन,
टैक्स सेविंग टिप्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताएं कि आप इस साल ITR फाइल करते टाइम पे कौन सा टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे, ओल्ड या फिर न्यू। और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन का और कंपैरिजन का एक्सेल शीट दिया है, जहाँ पे आप अपनी इनकम का फिगर डाल के चेक कर सकते हैं कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर होएगा और किस में आपका कितना टैक्स बनेगा, ताकि आप अपने हिसाब से बेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully.